हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल विच इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। आयनाइजेशन एनर्जी के कुछ अलग अलग नाम और भी होते हैं। यहाँ पर इसका नाम आयनाइजेशन एंथैल्पी भी होता है या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी को हम आई ई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे शॉर्ट फॉर्म में फ्यूचर के अंदर। आयनाइजेशन एंथैल्पी को डेल्टा एच आई के साथ रिप्रेजेंट करेंगे और आयनाइजेशन पोटेंशियल को आई पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ में। क्या होता है इसका डेफिनेशन? इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन। ये कह रहा है कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से अगर सबसे ज़्यादा लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उस एनर्जी का नाम होगा यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी। कैसे? जैसे समझते हैं कि हमारे पास में एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो एक पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर आइसोलेटेड एटम की रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर। क्योंकि अगर बाई चांस दो एटम आपस में बाउंड अगर हुए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो इनके बॉन्ड को ब्रेक करने में लग जाएगी, तो वहाँ पर बॉन्ड एनर्जी भी हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पर चाहिए आइसोलेटेड गैसियस एटम, ताकि हमारे पास फेज चेंज करने के लिए कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना हो। तो हमारे पास में एक एटम है जिसके पास न्यूक्लियस होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ में। बाहर अपन मान लेते हैं कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर सबसे लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या कहता है कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हम कितना मिनिमम एनर्जी दें, कितना हम मिनिमम एनर्जी प्रोवाइड करें ताकि ये इलेक्ट्रॉन उस एटम के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए। वापस समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा लूजली बॉन्डेड है, तो हमें इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर रिमूव हो जाए। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि सर मिनिमम ही क्यों, मैक्सिमम क्यों नहीं? क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम तो कितनी भी एनर्जी दीजिए उसका तो कोई एंड है नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम क्या होगा, इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो हमने जैसा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले कभी पढ़ा था कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पर पहुंचाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहो उतना दे दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, बट हमें मिनिमम कितनी क्वांटिटी के अंदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, ये है यहाँ पर इंपॉर्टेंट टास्क। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया कि अगर हमारे पास इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में अगर इलेक्ट्रॉन है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स अगर यहां पर एप्लीकेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी देना होगा। इसी वजह से हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है जिसमें एनर्जी गिवन होती है किसी एटम को। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आयनाइजेशन एनर्जी किस प्रकार का प्रोसेस है हमारे पास, तो इट विल बी एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पर हीट गिवन होती है एटम को, सो दैट्स वाई यहाँ पर हीट देने के बाद, एनर्जी देने के बाद ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। अब हमें कुछ पॉइंट्स क्या ध्यान रखने हैं कि अगर एटम हमारे पास में सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो या फिर हमारे पास एटम बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना है, वो आईपी नहीं कहलाएगा। स्टूडेंट से बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर वो सॉलिड में हुआ तो पहले एनर्जी तो अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करने में लगाएगा, फिर उसके बाद गैस में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद में कहीं जाके इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। सो हमें ध्यान क्या रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमारे पास जो एटम है दैट शुड बी आइसोलेटेड एंड गैसियस। ये हमारे पास गैस फेज में होना चाहिए, और साथ के साथ कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एटम आइसोलेटेड भी होना चाहिए। इसी के साथ बात करते हैं कि ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक पैरामीटर जो यहाँ पे काम करता है दैट इज व्हाट, कि इफ देर इज मोर अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन, तो हमें उतना ही ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। इफ देर इज मोर अट्रैक्शन फोर्स देन आईपी विल ऑल्सो बी व्हाट, मोर। यहां पर जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, उतना ही ज्यादा उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। जैसा कि आप एक चीज देख रहे होंगे कि मैंने एक बार पहले आई लिखा, अब उसके बाद में आईपी लिखा, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। आई का मतलब क्या है, जो कि एनर्जी से जुड़ा हुआ है। आईपी का मतलब क्या है, जो पोटेंशियल से, बैटरी की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं।
और हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस में जो एंथैल्पी यूज आता है उसको अपन डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। सो तीनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, केवल यूनिट्स का यहाँ पर डिफरेंस है और यूजेबिलिटी का डिफरेंस है, दैट्स इट। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा आईपी हो जाएगा। तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल पैरामीटर जो निकल के आता है दैट इज व्हाट, कि आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतनी ही ज़्यादा आईपी रहने वाली है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उतनी ही ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। अगर हमारे पास कोई एटम है जिसमें उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल है, सो दैट्स वाई वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा उसके लिए क्या हो जाएगा, आईपी हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जेड इफेक्टिव, तो हम बोल सकते हैं कि आईपी विल ऑल्सो बी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जैसे यहाँ पर कुछ बेसिक पैरामीटर्स और देखते हैं कि और आईपी कैसे कैसे डिपेंड करता है कुछ पैरामीटर्स के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है स्टूडेंट्स हमारे पास अलोंग ग्रुप, टॉप टू बॉटम, क्योंकि ग्रुप की जब भी बात होती है तो वो टॉप टू बॉटम के लिए ही डिस्कशन किया जाता है। तो टॉप टू बॉटम जब मूव करेंगे तो एटम्स के लिए क्या होगा, शेल इंक्रीज होगा। अगर शेल इंक्रीज होगा तो रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो अट्रैक्शन फोर्स हम बोल सकते हैं एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एटम जितना ज़्यादा बड़ा होगा, आप समझिएगा, एटम जितना बड़ा होगा द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएगा। और अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना भी ईजी हो जाएगा। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि आईपी इज इनवर्स टू द एटॉमिक रेडियस, रेडियस के इनवर्स रहने वाला है। जितना ज़्यादा एटम का रेडियस होगा उतना ही कम उसका आईपी होगा। इसका बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम हम पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, रेडियस की वैल्यू इंक्रीज होगी, सो वी कैन से आईपी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो डायरेक्टली हम बोलेंगे कि यहाँ पर आईपी डिक्रीज होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन, ये हमने इनर्ट गैसेस ले लिए हैं। तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा। जब रेडियस इंक्रीज होगा तो आईपी की वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, सो आईपी विल गेट डिक्रीज। ये एक बहुत ही बेसिक और सिंपल पैरामीटर है आईपी को चेक करने के लिए। आईपी में अगर हमारे पास कोई आयंस अगर गिवन हो तो आयंस के लिए अब हमें इंपॉर्टेंटली क्या बात को ध्यान देना चाहिए वो समझिएगा। जैसा कि हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कशन किया है कि जब कभी भी आयन आए तो आप जेड इफेक्टिव चेक कीजिए। सो आईपी विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, जेड इफेक्टिव। लेकिन अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट दे रखा है, जैसे कि कोई एलिमेंट है ए जो कि आइसोलेटेड भी है, गैशियस एटम भी है, अगर हम इसे आईपी देते हैं, आईपी मतलब वो एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सके। अब ध्यान रखिएगा, हमने इलेक्ट्रॉन अभी तक रिमूव किया नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सके। इन फ्यूचर इलेक्ट्रॉन को रिमूव जब हम कर सकते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसे यहाँ पर आईपी बोला गया है। सो एक ए एटम है, गैशियस एटम, उसको हमने फर्स्ट टाइम आईपी दिया है, तो यहाँ से पहली बार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। अब ये कन्वर्ट होगा स्टूडेंट ए प्लस गैशियस आयंस में, मतलब ये एक आयन का फॉर्मेशन कर देगा। और अगर हम इस ए प्लस को आईपी प्रोवाइड करें तो पहली बात तो ये IP2 कहलाएगी। सर क्यों? क्योंकि आप ए एटम में से सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हैं, इसका सेंस ही होता है। सो IP2 का बेसिक सेंस क्या होगा कि आपके पास एक ए एटम था जो कि न्यूट्रल स्टेट में है, आप वहां से सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हैं, सो इट गेट कन्वर्ट इनटू A+2। हमेशा ध्यान रखिएगा, आईपी कौन सी एनर्जी है, वो रिक्वायर्ड एनर्जी है जिससे हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिमूव किया नहीं है बिल्कुल भी हमने, हम फ्यूचर में इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, अभी तक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ नहीं है वहां से। एंड इसी तरीके से आगे अगर हम नेक्स्ट एक आईपी और प्रोवाइड कर दें तो वो आईपी कहलाएगी IP3, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा एंड इट विल बी गेट कन्वर्ट इनटू व्हाट, A+3 गैशियस आयन।
तो अगर हम देखें कि हमारे पास पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया A+ बना, सेकंड पे A+2, देन थर्ड पे A+3, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है? क्योंकि हम बैक टू बैक क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, बट प्रोटॉन के नंबर्स तो एज इट इज है, उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं। अब जब प्रोटॉन चेंज नहीं हो रहे, इलेक्ट्रॉन के नंबर्स काउंटिंग डिक्रीज होती जा रही है, तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है। और अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो उसकी वजह से अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस बात है स्टूडेंट्स कि IP की वैल्यू भी बढ़ेगी, IE की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि सक्सेसिव IP ऑलवेज इंक्रीजेज। अब उस एलिमेंट का, उस आयन का क्या कॉन्फ़िगरेशन है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट ऑलवेज इंक्रीजेज। अब ये सिंबल ध्यान रखिएगा, इसे हम इंक्रीजेज बोलते हैं, इंक्रीजेज। सो आपके पास जो एलिमेंट है, अगर आप उसमें से बैक टू बैक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते जाएंगे तो Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वहां पर IP की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। सो अगर हमें IP का ट्रेंड बनाना हुआ कि A+, A+2 और A+3, इनमें IP का ट्रेंड क्या रहेगा, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट वाइज क्या बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, सो अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, अट्रैक्शन बढ़ेगा दैट मीन्स Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर Z इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है सो हमारे पास IP की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी स्टूडेंट्स। सो IP की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी हमारे पास वैल्यू। इसी टाइप से अगर फर्दर देखा जाए कि अगर हमारे पास IP1, IP2, IP3 की बात किया जाए, तो जैसे कि हमारे पास IP1 है, हमारे पास IP2 है, हमारे पास IP3 है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास IPs की वैल्यू बढ़ रही है। IPs की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं टू रिमूव द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, वो क्या होने वाला है, तो अगेन IPs हमेशा, सक्सेसिव IP हमेशा कैसी होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी, नो मैटर व्हाट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन, नो मैटर व्हाट एलिमेंट इट इज। जैसे अब इसको समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि नियॉन, नियॉन प्लस, नियॉन +2। तो अब आपके माइंड में एक डाउट क्या आएगा कि सर नियॉन तो एक इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई करता है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है। बट आप ये देखिए कि लेफ्ट टू राइट जाने के ऊपर क्या आप बैक टू बैक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन तो डिक्रीज हुए नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग कम हो गई, तो ओवरऑल यहाँ पर अट्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर IP की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ऐसे केस में हमें बिल्कुल भी कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान नहीं देना है, हमें नहीं देखना है कि वो एलिमेंट किस टाइप का था। जैसे कि एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, सोडियम, सोडियम प्लस एंड द सोडियम +2। अगेन आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर सोडियम प्लस तो यहाँ पर एक इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्यूपाई किया है, तो इसका IP ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये एक टाइप से सक्सेसिव IP है, और सक्सेसिव IP पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही होगी, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, चाहे वो कोई भी एलिमेंट, कोई भी आयन क्यों ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास था IP का एक बेसिक ब्रीफ। अब इसके रिगार्डिंग हम और डिस्कशन करेंगे फ्यूचर के अंदर, इनके इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स और भी डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे नीट, IIT, IITJ एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इसी तरीके से सीखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। वेरी ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।